चंदन नगर में विमला काकी, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग औरत है, वो चौपाल पर बैठकर हर रोज बच्चों को कहानियां सुनाती है। सभी बच्चों को विमला काकी की कहानी बहुत पसंद आती है। वो रोज चौपाल पर बैठकर विमला काकी की कहानियों का आनंद लेते। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है हमारे गांव में बहुत पहले एक नरभक्षी दानव रहता था। उसके लंबे लंबे नाखून थे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत और बिल्कुल एक भालू की तरह था वो। विक्रम, देख जरा, सभी बच्चे विमला काकी की कहानियां सुनकर मस्त हो जाते हैं। हाँ भाई, और रात में हमें सोने नहीं देते। फिर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अच्छा, अब वो दानव कहाँ है? अब वो दानव हमारे गांव के कुएं में है। क्या, कुएं में? हाँ, हमारे गांव के कुएं में। अब जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, जिद करेगा, वो दानव आकर उसे खा जाएगा। क्या खा जाएगा? चलो अब जाओ यहाँ से और जाकर सो जाना, ठीक है? सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सभी बच्चे खेलते खेलते उस कुएं तक पहुँच जाते हैं। बंकू, अगर तूने मेरी गेंद नहीं दी तो तुझे वो राक्षस खा जाएगा। तुझे अभी भी वो राक्षस वाली बात याद है? अरे वो एक कहानी थी बस, और कुछ नहीं। अगर सच में कोई राक्षस होता तो क्या हमारे घर वाले हमें यहाँ आने देते? और अगर राक्षस हुआ तो? अरे तू भी किन बातों में विश्वास करता है? चल मैं तुझे उस कुएं में दिखाता हूँ, कोई राक्षस वाक्षस नहीं है। फिर सारे बच्चे उस कुएं के पास चले जाते हैं और उस कुएं का ढक्कन खोल देते हैं। तभी उन्हें बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। सभी बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। शाम को जुगनू अपने खेत में कुछ काम कर रहा था और घर जाते समय उस कुएं के पास से गुजरा कि अचानक कुएं के पास से वो गायब हो गया। गांव वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। तब से रात को जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता, वहाँ से फिर लौट कर नहीं आता। गांव के सभी लोग चौपाल पर बात करते हैं। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। कुछ दिनों से जो कोई भी उस कुएं की तरफ जाता है, लौट कर नहीं आता। गांव में इतने सारे हादसे हो गए, अब ना जाने वो कुआं किस किस को खा जाएगा। हमारा शहर जाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। जब तक हम इस समस्या का समाधान ना ढूंढ ले, तब तक कोई भी रात में उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा। तब से गांव के लोगों ने रात में उस रास्ते से वहां से आना जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन प्रताप के बेटे बंकू को बहुत तेज बुखार आ जाता है और शहर जाने का बस वही एक रास्ता था। बंकू की हालत बिगड़ने लगी तो प्रताप बंकू को लेकर उस कुएं वाले रास्ते से ही शहर के लिए निकला। शहर से आते वक्त, सुनिए जी, जल्दी जल्दी चलिए, शाम हो गई है। हमारा यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। अरे हाँ हाँ, चली तो रहा हूँ। पिताजी, क्या सच में इस कुएं में कोई राक्षस रहता है? हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है, पर अब जल्दी जल्दी चलो। जब तक बंकू दौड़कर उस कुएं के पास चला जाता है। अरे अब खड़े क्या हो, पकड़ो उसे, देखो वो उस कुएं की तरफ जा रहा है। अरे तो मैं क्या करूं? सुबह से तो बुखार में था और अब देखो कैसे इधर उधर दौड़ रहा है। बंकू, ए बंकू, रुक जा। बंकू उस कुएं में झांक कर देखता है और प्रताप उसे पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तभी बंकू का पैर एकदम से फिसल जाता है और वो कुएं में जाकर गिर जाता है। बंकू, बंकू बेटा, अजी अब क्या होगा? आप निकालिए मेरे बेटे को इस कुएं से बाहर। मुझे नहीं पता, आप कैसे भी इसे कुएं से बाहर निकालिए। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। अरे हाँ भाग्यवान, मुझे भी मेरा बेटा उतना ही प्यारा है जितना कि तुझे। चल, हम गांव से मदद लेकर आते हैं। फिर दोनों गांव की तरफ जाते हैं। गांव वाले उर्मिला को रोते देख इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? और प्रताप भैया, आप भी बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अरे भाई चलो, जल्दी हमारी मदद करो। वो बंकू उस कुएं में गिर गया है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या, बंकू कुएं में गिर गया? भगवान, अब क्या होगा?
हाँ चलिए, आप सभी चलिए और मेरे बेटे बंकू को उस कुएं से बाहर निकलवाने में हमारी मदद कीजिए। नहीं नहीं बेटी, इस वक्त तो कोई भी गांव वाला तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि उस कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता है। तो ठीक है, मैं खुद ही बंकू को बचाने जाऊंगी। अरे प्रताप भैया, आप रोकिए ना उर्मिला भाभी को। आपको पता है ना, उस कुएं की तरफ रात को जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर वो कुआं इन्हें भी खा गया तो? और वैसे भी हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी उर्मिला भाभी को भी खा दे? मेरा उर्मिला के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उर्मिला को उस कुएं की चंगुल में फंसने के लिए नहीं भेजूंगा, और अपने बेटे को बचाने के लिए मैं खुद ही उस कुएं में जाऊंगा। प्रताप उस कुएं की तरफ जाने लगता है। रुक जा बेटा, जितना प्यारा बंकू तुम दोनों को है उतना हमें भी। पर अगर तुम दोनों भी उस कुएं की तरफ गए और भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो फिक्र मत करो बेटा, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस तुम थोड़ा सब्र करो। फिर उर्मिला गांव के शिव गौरी मंदिर में जाने लगती है। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे हो लेते हैं और बंकू की सलामती की सब प्रार्थना करते हैं। दूसरी तरफ बंकू, जो कि उस कुएं में गिर गया था, लेकिन किस्मत से उस दिन पूर्णिमा थी और वो राक्षस गहरी नींद में सोया था। अरे कुएं में किसी के खर्राटों की आवाज आ रही है। वो आगे चलकर देखता है। उसे एक दानव सोया हुआ दिखता है। अरे बाप रे, इतना भयानक दानव! कहीं ऐसा तो नहीं कि विमला काकी की कहानियों में जो नरभक्षी दानव था ये वही हो? मतलब विमला काकी की कहानियाँ सच थीं। अगर ऐसा है तो ये दानव तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, पर निकलूं कैसे? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा? बंकू उस राक्षस को देखकर बहुत घबरा गया था। मुझे माँ और पिताजी की बात मान लेनी थी। माँ और पिताजी बाहर जाने किस हाल में होंगे, और ये कुआं इतना गहरा है कि चढ़कर निकलना नामुमकिन है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ भगवान। वो आसपास बाहर जाने का रास्ता देखता है। तभी उसे एक अजीब सा निशान दिखता है। वो इस निशान को छूता है कि तभी अचानक एक पतली सी सुरंग का रास्ता खुल जाता है और उसे वहाँ पर और भी इंसान दिखाई देते हैं जो कि अधमरी हालत में थे। आज कितने दिनों बाद मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है। तभी आहट सुनकर बंकू कहीं छुप जाता है। अरे बाप रे, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? अरे वो पिशाच, वो यहाँ से कहाँ गया? तभी उसके पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। और पलटकर देखता है तो उसके सामने वो नरभक्षी दानव खड़ा होता है। आज तो मुझे एक और शिकार मिल गया। अब मैं जल्दी श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। पर वो दानव जैसे ही बंकू को हाथ लगाता है वैसे ही बंकू बचकर भाग जाता है। अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो? फिर दानव उसकी खुशबू सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर बंकू पास पड़े हुए कीचड़ को अपने ऊपर लगा लेता है ताकि दानव को उसकी बू न आए, और फिर सुरंग के एक कोने में जाकर छुप जाता है। फिर सुरंग में फंसे हुए लोगों से पूछता है। अरे काका, आप यहाँ सब कब से कैद हैं और इस दानव ने आपको खाया नहीं? अरे बेटा, अगर ये दानव मुझे खा लेता तो मुझे तड़पना नहीं पड़ता, पर जब से इस दानव ने मुझे कैद किया है तब से मैं रोज रोज मर रहा हूँ। ये दानव थोड़ी थोड़ी करके हर रोज हमारी जान खींच लेता है। ये तो बिल्कुल विमला काकी की कहानियों जैसा ही है। बेटा, तुम यहाँ से निकलने का जल्दी ही रास्ता ढूंढ लो, नहीं तो यह दानव तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। नहीं काका, मैं आप सबको ऐसे छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ उर्मिला और गांव के सभी लोग मंदिर में बंकू की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मेरा विश्वास है आपके रहते वो राक्षस मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ एक अघोरी साधु आ जाता है। तुम सब मारे जाओगे,
तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले उस अघोरी की बात सुनकर दंग हो जाते हैं। आप कौन हो बाबा? और आपको पहले इस गांव में हमने तो कभी नहीं देखा, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। बाबा, आप बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। कृपया आप मुझे बताएं, मेरा बेटा पंकु सही सलामत है ना? ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारा बेटा उसी राक्षस की कैद में है। वो राक्षस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या? पर वो राक्षस हमारे गांव में कैसे आया? और हाँ, वो सबको क्यों मारना चाहता है? वो राक्षस इसी गांव का एक आदमी था जो कि किसी संत के श्राप के कारण उसी कुएं में दानव बनकर रह रहा है। उसने कई साल शिव जी की उपासना की और खुद को बहुत ही शक्तिशाली बना लिया, और अगर वो 11 इंसानों की बलि देगा तो वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, और फिर वो उस कुएं से बाहर भी निकल सकता है। क्या क्या? पर बाबा, उसे मारने का कोई तो तरीका होगा ना? तरीका तो है विमला बहन। आप अभी उस राक्षस को मारने का तरीका इन गांव वालों को बताइए। आप विमला काकी को जानते हैं? हाँ बेटा, ये बहुत ही जाने माने अघोरी है। पर जब से उन साधु ने उस आदमी को श्राप दिया था, तब से हमारे गांव में कोई भी संत और साधु नहीं आया। पर कौन था वो आदमी, और उसे ये श्राप क्यों मिला? वो आदमी सभागन का बेटा था। उसने एक साधु की गाय को मार के उसका मांस खाया था। तब से उस साधु ने उसे श्राप देकर उस कुएं में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ बंकू वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके सामने वो दानव आ जाता है। तो तू यहाँ पर छुपा हुआ है चूहे? तूने मुझे बहुत भड़काया है। अब मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। दानव बंकू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर बंकू बचकर फिर से निकल जाता है। दानव गुस्से से बंकू के पीछे पीछे बढ़ता है और बंकू उससे बचकर आगे निकल जाता है। दौड़ते दौड़ते बंकू एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। बंकू उस पत्थर को ध्यान से देखता है तो पत्थर के पीछे नागफनी दिखाई देती है। तब वो उस पत्थर को खोदने लगता है। अरे शिवलिंग, और ये भी इस कुएं के अंदर। हे महादेव, आप मेरी और यहाँ पर कैद बाकी सभी लोगों की रक्षा करना। तभी दानव वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके मुंह से आग के गोले बरसाने लगता है। बंकू बचते बचाते उस चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है जहाँ पर वो दानव सोया हुआ था, और दानव के आग के गोले की वजह से वो चट्टान टूट जाती है। उस चट्टान में से एक त्रिशूल निकलता है। उस त्रिशूल को देखकर दानव डर जाता है। अरे, इस त्रिशूल को देखकर ये दानव डर क्यों रहा है? तभी दानव फिर से आग का गोला बंकू पर फेंकता है, पर बंकू खुद को बचाने के लिए उस त्रिशूल को आगे करके आंख बंद कर लेता है, और वो आग का गोला उस त्रिशूल से टकराकर उस दानव पर ही उल्टा पड़ जाता है। अरे, मतलब ये त्रिशूल मायावी है। इसका मतलब इस त्रिशूल से दानव भी मर सकता है। फिर बंकू उस त्रिशूल से दानव के ऊपर वार करता है। दानव दर्द से कराहने लगता है, पर वो मरता नहीं। अरे, ये दानव तो इस त्रिशूल से भी नहीं मरा। अरे हाँ, याद आया, विमला काकी ने एक बार उनकी कहानी में बताया था, अगर त्रिशूल से राक्षस की नाभि में वार करो तो वो मर जाएगा। फिर बंकू त्रिशूल निकालकर उस राक्षस की नाभि में वार करता है। वो राक्षस जोर जोर से कराहने लगता है और देखते ही देखते एक आदमी में बदल जाता है और कुएं में कैद सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अरे, तुम इंसान कैसे बन गए? वो दानव बंकू को सारी बात बताता है और फिर उसे और कुएं में कैद सभी लोगों को बाहर निकालता है।
अगले दिन गांव के सभी लोग उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भूत भूत भूत! अरे कहाँ है भूत? अरे वो देखो, उस बरगद के पेड़ में कुछ हलचल हो रही है। ये वही भूत होगा जो इंसानों को मारना चाहता है। तभी वहाँ से बंकू और कुएं में कैद लोग और विमला काकी का बेटा बरगद के पेड़ से बाहर निकलते हैं। गांव के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर बंकू गांव वालों को सारी बातें बताता है। विमला काकी अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। बंकू, आज तूने मेरे खोए हुए बेटे को फिर से लौटा दिया। मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनाकर। और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर उर्मिला भी बंकू को गले से लगाती है। बंकू गांव वालों को बताता है कि कुएं के अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। अगर उस कुएं के नीचे सच में कोई शिवलिंग है तो क्यों ना हम उस शिवलिंग को बाहर स्थापित कर दें? अरे हाँ, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हम आज ही इस शिवलिंग की स्थापना का काम शुरू कर देंगे और एक शिव मंदिर भी बनवाएंगे। वहीं उर्मिला अपने पति को सही सलामत देखकर महादेव और देवी माँ का धन्यवाद करती है। मीरा की शादी को 2 साल हो गए थे। मीरा सरकारी टीचर थी। और उसका पति रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों आराम से जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन रवि का दोस्त महेश उनके घर आया। यार रवि, तेरी बीवी तो सरकारी टीचर है। भगवान झूठ न बुलवाए, तुझे भला प्राइवेट नौकरी में धक्के खाने की क्या जरूरत है यार? मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है? यार तू बचपन से ही बड़ा भोला यार है। मुझे देख, मेरी बीवी भी सरकारी नौकरी करती है और मैं आराम से घर में ऐश करता हूँ। मैं फिर भी नहीं समझा यार। अरे यार नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता है? ऐश कर मेरी तरह। महेश के जाने के बाद रवि बहुत सोचता है और फिर नौकरी छोड़ देता है। लिविंग रूम में रवि एक पुराने से सोफे पर बैठा है और टीवी पर सीरियल देख रहा है। उसकी पत्नी मीरा, जो एक मेहनती महिला है, हाथ में बहुत सारे धुले हुए कपड़े लेकर आती है। रवि, जरा मेरी मदद करो ना, देखो ना कितने सारे कपड़े हैं। अरे पागल तो नहीं हो गई हो? दिखाई नहीं देता? मेरा सीरियल चल रहा है। मीरा कपड़े लेकर छत पर सुखाने चली जाती है। तभी डोर बेल बजती है। दूध वाला आ जाता है। मीरा, ओ मीरा, अरे जल्दी नीचे आओ भाई। अरे दूध लो। कमाल की आलसी हो तुम। अरे पहले नीचे के काम निपटाओ फिर छत पर जाओ। तुम्हें तो बस समय को बर्बाद करना आता है। सुनिए जी, मैं कपड़े फैला रही हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़े बहुत सूख जाएंगे, तब तक आप दूध ले लीजिए। अरे होश में हो तुम? अरे तुरंत नीचे आओ और दूध लो। और हाँ, साथ ही साथ गरम गरम चाय बनाना और कुछ पकौड़े भी तल देना। बढ़िया मौसम हो रहा है, टीवी देखने का मजा आ जाएगा। मीरा चुपचाप नीचे आती है और दूध लेकर रवि के लिए चाय बनाती है। उसे पकौड़े तलकर देती है। इतवार का दिन होने की वजह से उसके पास बहुत सा काम था। अगले दिन उसे ऑफिस जाना था। अगले दिन शाम को जब मीरा वापस आती है, अरे वाह वाह, अरे सही समय पर आई हो। आलसियों की तरह कुर्सी पर क्या बैठ गई? जरा फटाफट चाय बना और साथ में बिस्किट भी ले आना, मजा आ जाएगा। रवि, मैं अभी अभी ऑफिस से लौट कर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। यार मेरा मूड मत खराब करो। ऑफिस से आई हो, पहाड़ चढ़कर तो नहीं आई हो ना? कौन सा बड़ा काम है? असली औरत वही है जो बाहर के और कामों के साथ साथ घर का काम करे, समझी? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? तुम 1 हफ्ते से घर में ही हो, सब ठीक तो है ना? रवि उसे चुप रहने का इशारा करके चुपचाप सीरियल देखने लगता है और उदास मीरा काम करने रसोई की तरफ चल देती है। रवि को क्या हो गया है? घर और बाहर दोनों का काम मुझसे नहीं किया जाता। लगता है एक नौकरानी रखनी पड़ेगी। तभी रवि जोर से चिल्लाता है।
अरे भाई, इस घर में एक कप चाय मिलेगी भी या नहीं? हद हो गई है यार, चाय के लिए भी तरसना पड़ता है। रवि मीरा के किसी भी काम में मदद नहीं करता। घर की चिंता और स्कूल के काम के कारण मीरा किसी भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। एक दिन मीरा सोचती है कि रवि को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उदास मीरा जब घर लौटती है तो रवि को रोज की तरह सोफे पर लेटकर सीरियल देखते देख सोचती है। रवि से कहती है, वाह, तुम्हारे जैसा भाग्य सबका हो, बस पलंग तोड़ते रहो, शर्म नहीं आती क्या? नौकरी छूटे कई महीने हो गए, तुम नई नौकरी ढूंढते क्यों नहीं? कभी तुम्हें चिंता नहीं होती घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ। वैसे भी 2 रोटी से ज्यादा मैं क्या खाता हूँ? क्या तुम मुझे 2 रोटियां भी नहीं मिला सकती? देखो, मुझे वैसे भी दिल की बीमारी है, तो मुझे बेकार की टेंशन मत दिया करो, समझी? अरे यार, दिमाग खराब मत करो, मस्त सीरियल चल रहा है, दफा हो जाए यहाँ से। हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं रवि, और तुम घर के कामों में भी मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मैं अकेली कब तक ये सब करती रहूंगी? अरे यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, प्लीज मुझे जीने दो। तुम सच ही कह रहे हो, जिंदगी एक बार ही मिलती है। मैं भी एंजॉय करना चाहती हूँ। बहुत हो गया काम, कल से मैं भी आराम करूंगी। कल से मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। अगली सुबह जब मीरा ऑफिस नहीं जाती तो रवि हैरान हो जाता है। मीरा की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे तुम तैयार नहीं हुई? अरे कितनी आलसी हो गई हो, टाइम हो गया तुम्हारा, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हें समझना चाहिए नौकरी कितनी जरूरी है, वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा? बस जो भी हो, अब तो यूं ही चलेगा। आज से मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे भी घर में बैठकर आराम करना है। अरे यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हैं? जिम्मेदारी भी कोई चीज है। घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है रवि, अब तुम जानो घर कैसे चलेगा। अरे तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? हैं? मिल जाएगी नौकरी। बस करो, अभी तुम्हारी यही बातें सुनते सुनते कितने महीने बीत गए। मैं थक गई हूँ। घर में राशन नहीं है, जैसे चाहो व्यवस्था करो। मैं जा रही हूँ सोने। घंटी बजती है। दूध वाला रवि से कहता है, साहब दूध के पैसे दे दीजिए, महीने भर का बिल जो है 5500 हुआ है। कल दीदी ने कहा था अब आप ही पेमेंट करेंगे। दूध वाला बात कर ही रहा होता है कि प्रेस वाला आ जाता है। रवि को नमस्ते करके कहता है, भैया 275 हुए हैं और दीदी ने बताया था अब पैसे आप ही देंगे। भैया जरा जल्दी से पैसे दे दीजिए, दुकान पर कोई भी नहीं है। अरे एक मिनट यार, आता हूं मैं भी। मीरा, ये क्या बकवास है, हैं? ये सब मुझसे पैसे मांग रहे, भला मैं उन्हें पैसे कहां से दूं? तो ठीक है, उनसे थोड़ा समय मांग लीजिए। मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। घंटी फिर बजती है। बाहर से आवाज आती है, भैया बिजली के बिल वाले भी आए हैं, पैसे मांग रहे हैं, उनके भी पैसे लेते आइएगा वरना बिजली काट देंगे। मीरा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सबके पैसे दे दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढनी होगी, वरना। क्या वरना? तुम कहना क्या चाहती हो? माना कि ये घर तुम्हारे पापा का दिया हुआ है, पर तुम मेरी पत्नी हो। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खैर, फिर भी बोलो, तुम कौन सी शर्त की बात कर रही थी? तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम भला ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रवि, याद रखो, वरना खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। रवि का दोस्त महेश उससे मिलने घर आता है। हाँ भाई, क्या बात है भाई? बड़ा उदास लग रहा है भाई, आजकल तो शाही जीवन जी रहा होगा, है? मेरी सलाह काम नहीं आई क्या? अरे क्या बताऊं यार, बड़ा बदकिस्मत हूँ। मेरी बीवी को तो जैसे मेरा आराम करना बड़ा भारी लगता है, वो मुझे कभी सुख से जीते हुए देख ही नहीं सकती। हाँ भाई, अरे दिल के छोटा करता है यार, है? चल एक काम करते हैं, आज बाहर चलते हैं, बाहर निकलेगा तो मन बहल जाएगा। हाँ, अरे इन औरतों का क्या है? मेरी बीवी ने जब ऐसा हंगामा बताया था तो मैंने उसे तलाक देने का अल्टीमेटम दे दिया था, उसके बाद भीगी बिल्ली बन गई। ये तू क्या कह रहा है यार? मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ यार।
अबे यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की यार, है? तुम लोग इमोशनल हो जाते हो यार, है? तेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो ये ले एक बोतल खाली कर और आज अपनी बीवी की सही तरह से खबर ले यार, उसके बाद देख जीने का क्या मजा आता है। महेश उसे खूब शराब पिलाता है और घर छोड़ देता है। मीरा उसे नशे में देखकर जोर से चिल्लाती है, अच्छा तो तुम्हारे ये नए शौक शुरू हो गए हैं, तुमसे कमाया नहीं जाता और शराब पीकर घर आ गए। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुझे तलाक दे दूंगा। अच्छा तो तुम मुझे तलाक दोगे? कभी सोचा है मुझे तलाक देने के बाद क्या खाओगे? सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हें। वैसे भी मुझे क्या तुम तलाक दोगे? कल तुम्हें मैं खुद वकील का नोटिस भिजवा दूंगी। सुबह उठकर रवि को सब याद आ जाता है कि उसने क्या किया। वो ये सोचकर बुरी तरह से घबरा जाता है कि अगर मीरा ने उसे तलाक दिया तो उसका क्या होगा। वो मीरा के पास जाता है और कहता है, मीरा मुझे माफ कर दो, कल थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी इसलिए मैं होश में नहीं था। मैं वादा करता हूँ अब मैं नौकरी ढूंढ कर ही तुम्हारे सामने आऊंगा, पर अपने मुंह पर अब तलाक की बात कभी नहीं लाना। ठीक है रवि, अब मुझसे तभी बात करना जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उससे पहले मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास आज से 1 महीने का समय है। इतना होने के बाद भी आलसी रवि को काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मीरा को बेवकूफ बनाने के लिए रवि नौकरी ढूंढने का बहाना करता है और घर से बाहर निकलता है। इधर उधर समय बिताकर वापस आ जाता है। एक महीने बाद रवि लिविंग रूम में बैठा है। मीरा मुस्कुराते हुए आती है। रवि समय पूरा हो गया, नौकरी मिली क्या? नहीं मीरा, मेरा समय खराब चल रहा है। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। खैर जो भी हो, अब तुम्हें शर्त के अनुसार परिणाम भुगतना होगा। क्या करना होगा? अरे मुझे तुम ही बता दो, फांसी लगा लो क्या? यही तो चाहती हो ना तुम? मुझे आराम से बैठा देख तुम्हें बेचैनी होती है। देखो रवि, अगर तुम नौकरी नहीं कर सकते तो तुम्हें घर का काम करना होगा। आज से खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम तुम्हारे जिम्मे होंगे। रवि सहमति में सिर हिला देता है और सोचता है, घर का काम भी कोई काम होता है? अपना सीरियल देखते देखते आराम से इन्हें निपटा दूंगा और चैन से जिंदगी गुजारूंगा। अगले दिन मीरा के जाने के बाद रवि किचन में जाता है। वहां पड़े झूठे बर्तन देखकर वापस आ जाता है। पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। एक कमरे में झाड़ू लगाने के बाद वो फिर टीवी के पास आकर बैठ जाता है। ये कोई काम है? बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेता हूँ फिर काम करूंगा। किचन में जाता है पर वहां कुछ भी नहीं होता। वो फिर अपने सोफे पर आकर बैठ जाता है और सीरियल देखने लगता है। इस तरह पूरा समय बीत जाता है, लेकिन रवि कोई भी काम नहीं कर पाता। भूख से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी ऑफिस से मीरा वापस आती है। कैसे हो रवि? जरा एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय? और मैं? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कुछ बनाकर भी नहीं गई। सुबह से भूखा हूँ, सारे बर्तन भी गंदे हैं। यानी कि तुमने घर का कोई काम नहीं किया? मेरा यकीन मानो मीरा, मैंने सारे काम करने की कोशिश की थी पर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, तो फिर तुम पूरे दिन क्या करते रहे? मैं वो सीरियल देख रहा था। रवि, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सीरियल देखने से तुम्हें क्या मिलता है? तुम सुबह से शाम तक टीवी देखते रहते हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी काम आ सकते हैं? कि तुम्हें पैसा कमा कर दे सकते हैं क्या? हमारा पेट भर सकते हैं क्या? अरे मीरा, इस दुनिया में खाना पीना और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, समझी? मनोरंजन से भी हम अपनी जिंदगी चला सकते हैं। देखो ना, मैं पूरे समय से भूखा था, लेकिन सीरियल देखते देखते मुझे भूख की खबर भी नहीं हुई।
सोचो रवि, तुम जो कह रहे हो वो दिल से कह रहे हो। क्या तुम दूसरों का मनोरंजन कर सकते हो? ये बहुत बड़ा काम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। अरे ये कोई ऐसा भी बड़ा काम नहीं है? मुझे तो लगता है लोगों का मनोरंजन करना सबसे आसान काम है। काश मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाती तो मजा आ जाए। तो फिर ठीक है रवि, तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ही नौकरी मिलेगी। मीरा बिना कुछ बोले घर का काम और नौकरी करती रहती है और इतवार की शाम रवि से कहती है, रवि समय आ गया है, चलो इस समय तुम्हारा वो काम करने का है जो तुम्हें पसंद है। देखें इस काम से तुम्हें कितना आनंद मिलता है। मीरा रवि को बाहर ले जाती है जहाँ उनके पड़ोसियों का एक समूह इकट्ठा था जो रवि को देखकर बातें करने लगते हैं। रवि को उम्मीद नहीं होती कि मीरा ऐसा कुछ करेगी। अब ये क्या हो रहा है मीरा? मैंने बस एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था। आज से हर इतवार को आपको आस पड़ोस के लोगों का मनोरंजन करना होगा, बदले में ये पैसे भी देंगे। मनोरंजन? ये क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। मेरी मोहल्ले में रेपुटेशन है, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे ऐसी भी कोई डरने की बात नहीं है, तो बस अपने पड़ोसियों को नाच गाकर चुटकुले सुनाकर खुश करना होगा। आशा करती हूँ अब तुम्हें ये काम करने में आलस नहीं आएगा। ये सुनकर कि उसे लोगों के सामने नाचने गाने और चुटकुले सुनाने जैसे काम करने होंगे, रवि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन कोई और चारा ना होने की वजह से उसे लोगों की फरमाइश पर वो सब करना पड़ता है जिससे कि उसके पड़ोसी खुश हों। अरे रवि जी, जरा चिकनी चमेली वाला डांस दिखाइए ना। रवि जी लीजिए मेरा दुपट्टा पहनकर नाचिए, ये रंग आपके ऊपर सूट करेगा। कहना पड़ेगा रवि साहब, आपकी कमर तो जो है कैटरीना कैफ से भी तेज लचकती है भाई, है ना? सही कहा ना? इस तरह से लोग अपनी अपनी फरमाइश रवि को बताते हैं। मीरा उसके पास आती है। मीरा, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं कल से गंभीरता से नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगा। मुझे पता है तुम ऐसा करोगे रवि, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। जल्दी ही रवि वापस नौकरी ढूंढ लेता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदन नगर गांव में करोड़ी नाम का लालची जमींदार रहा करता था। पूरा गांव उससे बहुत दुखी था। जब भी गांव वाला उससे कुछ पैसे उधार लेता, वो उस जमींदार करोड़ी मल का गुलाम बन जाता। एक दिन जमींदार के दो लोग गांव के रतन नामक किसान को लाठी डंडे से मार रहे होते हैं। अरे मारो रे इसे और मारो, ससुरे का नाती है, हमारे रुपए लेकर बैठ गया है, और अब जब हमारा रुपया ब्याज सहित चुकता करने की बारी आई तो नाटक कर रहा है। अरे मारो इसे और मारो रे। अरे अरे जमींदार जी, मुझे छोड़ दीजिए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जो जमीन थी वो भी आपको दे दी, अब और कहाँ से चुकता करूँ आपका ब्याज? देखो रतन, हमने तुमसे पहले ही कहा था, हमारा ब्याज तो तुम्हें सूद समेत लौटाना ही होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। गांव में रहना है तो जल्दी ही मेरा ब्याज मुझे लौटा दो, समझे? बस थोड़े दिन की और मोहलत दे दो जमींदार जी, मैं कुछ भी करके आपका रुपया ब्याज समेत लौटा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो रतन, दिए देते हैं तुम्हें 2 दिन और, लेकिन 2 दिन बाद मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं लौटा पाए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। हाँ। रतन जमींदार की यह बात सुनकर बहुत दुखी होता है और दुखी मन से वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ अपनी पत्नी रीमा बैठी चूल्हे पर कुछ रोटियां बना रही होती हैं। अरे आ गए आप, कब से आपकी राह देख रही थी। घर में जो भी आटा था उसकी रोटियां बना दी हैं, जल्दी खा लीजिए, आपको बहुत भूख लगी होगी। नहीं भाग्यवान, आज ये रोटियां तुम ही खाओ, रोज अपने हिस्से की तो मुझे दे देती हो, तुम ही खाओ भाग्यवान। क्या पता आज के बाद हमें रोटियां खाने का अवसर मिलेगा भी या नहीं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान, अब क्या होगा? अरे ये आप क्या बोल रहे हैं जी, आखिर क्या हुआ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? बताइए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जमींदार से खेती करने के लिए जो पैसे लिए थे
अब वो पैसे ब्याज समेत चुकता करने होंगे, नहीं तो न जाने क्या होगा। भाग्यवान, वो लालची जमींदार कुछ भी कर सकता है। उससे लिए पैसे से न तो खेत में फसल अच्छी हुई, न कोई मुनाफा। अब कहाँ से लौटाऊंगा मैं उसके पैसे? आप दुखी मत हो, देखना ऊपर वाला ज्यादा दिनों तक हमें परेशानियां नहीं दे सकता है। देखना जल्दी ही वो हमारी सुनेगा। हाँ भाग्यवान, न जाने वो दिन कब आएगा। 2 दिन बीत जाते हैं और रतन के घर जमींदार और उसके साथ उसके 2 नौकर, जिसके हाथ में बड़े बड़े डंडे होते हैं। अरे ओ रतन, रतन, अरे कहाँ है रे? बाहर आ, 2 दिन बीत चुके हैं और तूने अभी तक मेरे रुपए ब्याज समेत नहीं चुकता किए हैं रे। क्या रे, तू भूल गया मैंने क्या कहा था? अरे कहाँ है? बाहर आ तू। रतन और उसकी पत्नी दोनों अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं। दोनों जमींदार को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे अरे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मेरे पास सच में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आखिर कहाँ से लौटाऊं मैं आपके रुपए? माफ कर दीजिए मालिक। क्या कुछ नहीं है? ओह, तो तू ऐसे मेरे रुपए ब्याज सहित नहीं चुकता करेगा? रुक, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। अरे ओ बिल्लू, ओ जग्गी, और दिखाओ तो अपने हाथों का कमाल और फेंक दो इस रतन का सारा सामान झोपड़ी के बाहर और आग लगा दो इसकी 2 कौड़ी की झोपड़ी को। मुझसे होशियारी करता है, जानता नहीं है मुझे मैं कौन हूँ, ब्याज लगा के। जिसके बाद बिल्लू और जग्गी रतन की झोपड़ी का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और रतन की झोपड़ी को आग लगा देते हैं। सुन रतन, अब तो इस गांव में और नहीं रुक सकता है, समझा? तेरे पास जब तक रुपए नहीं होंगे तो इस गांव में वापस मत आना, समझा? चल, जा यहाँ से, चल। अरे अरे मालिक, आप क्या बोल रहे मालिक? मालिक, आखिर मैं गरीब अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा मालिक? जिसकी थोड़ी देर बाद दुखी मन से रतन और उसकी पत्नी दूसरे गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी वह देखते हैं कि 2 चोर बड़े ही चालाकी से काला कंबल ओढ़े एक झोपड़ी से निकलते हैं, जिनके हाथ में एक मिट्टी की हांडी होती है। अरे अरे जल्दी चलो, इससे पहले उस चालाक और भयानक अम्मा की आंख खुल जाए। हमें यहाँ से निकलना होगा भैया। अरे इस हांडी में बहुत अधिक धन होगा। हाँ ओहो, सही कहा तुमने, वो अम्मा बहुत ही भयानक है भैया। अगर उसे पता लग गया कि हम उसके धन से भरी हांडी को उठाने आए हैं तो न जाने हमारा क्या हाल करेगी। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। अरे आखिर ये लोग किसके घर से चोरी करके भाग रहे हैं? भाग्यवान, अंदर जाकर देखना होगा। चलो भाग्यवान, अंदर चलते हैं। तब वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा दिखने में बड़ी डरावनी होती है। चारपाई पर लेटी खर्राटे मारकर सो रही होती है। रतन और उसकी पत्नी दोनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे अपनी आंखें खोलिए अम्मा, उठिए, लगता है 2 चोर आपकी इस झोपड़ी में से कुछ चुरा के ले गए हैं। खोलिए अपनी आंखें, खोलिए। जिसके बाद अम्मा अपनी आँख खोलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, कहाँ गई मेरी हांडी? कौन ले गया? आखिर तुम दोनों हो कौन और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। अम्मा, हम दूसरे गांव से आए हैं और इधर से गुजर रहे थे तो हमने 2 चोरों को तुम्हारी झोपड़ी से एक हांडी चुरा कर जाते देखा। अरे अरे, ले गए चोर, मेरी हांडी ले गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? वही हांडी में तो कुछ पैसे थे मेरे पास, वो भी वो चोर ले गए। अब क्या करूंगी मैं? अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। जो कुछ भी मेरे पास धन था वो चोर ले गए। हाय, मैं कैसी अभागी हूँ। कोई नहीं है मेरा इस संसार में। लेकिन तुम दोनों आखिर इतनी रात को कहाँ जा रहे थे बेटा? अम्मा, वो क्या बताऊं, मैं बहुत ही दुखियारा हूँ। अब तो रहने के लिए भी कोई आसरा नहीं है। अब न जाने अपनी पत्नी के साथ कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद रतन बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता देता है। चलो अच्छा है, अच्छा है। अब कहीं और मुझे अपने अगले शिकार को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये दोनों मूर्ख तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। हाँ बस अब मैं इन्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, तुम उस जमींदार के सताए हो बेटा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे भागी का तो वैसे भी कोई नहीं है। बेटा तुम कुछ दिन मेरे पास ही मेरी इस झोपड़ी में रुक जाओ। आखिर अब तुम कहाँ जाओगे?
रुक जाओ यहीं बेटा। रतन उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। आखिर हम कहाँ जाएंगे, कुछ दिन तुम्हारे पास ही आसरा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ अम्मा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ही अच्छी हो अम्मा, बहुत ही अच्छी। हाँ। जिसके बाद रतन और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा के पास ही रहने लगते हैं। अगली सुबह रतन उठता है और देखता है कि बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में थी ही नहीं और तभी कुछ गांव वाले की चिल्लाने की आवाज आई। अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे लगता है आज वो जानवर अपने कालू लोहार को उठा कर ले गया। अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? रात यहाँ अपनी झोपड़ी में तो सो रहे थे, लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो वो यहाँ नहीं थे। लगता है ले गया उन्हें वो जानवर, उठाकर ले गया मेरे पति को। अब मैं क्या करूँगी? आज ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं? कौन जानवर? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? आखिर कौन जानवर और क्यों उठा कर ले गया कल्लू लोहार को? अरे भाई, लगता है तुम यहाँ नए हो, हाँ, इसीलिए नहीं जानते। यहाँ कई दिनों से किसी जानवर के होने की आशंका है, जो अब रोज किसी न किसी गांव वाले को उठा के ले जाता है भैया। और फिर वो गांव वाला लौटकर वापस नहीं आता। और तो और भैया, उस जानवर को यहाँ किसी भी गांव वाले ने नहीं देखा। तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से भैया, बता रहे। जिसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अम्मा अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर झोपड़ी में आती हैं। अरे अम्मा, तुम कहाँ गई थी? क्या तुम्हें पता है यहाँ इस गांव में कोई जानवर यहाँ के लोगों को उठा कर ले जाता है? आखिर कहाँ गई थी तुम? हाँ अम्मा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। लगता है अब हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। अरे नहीं बेटिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव वाले तो पागल हो गए हैं, न जाने क्या कहानियां बनाते हैं। तुम इन गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, और मैं तो यहीं पास में भोजन बनाने के लिए लकड़ियां काटने गई थी बेटा। बिना लकड़ियों के तो चूल्हा नहीं जल सकता है ना। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा अम्मा? हाँ बेटा, मेरे पास जो भी अनाज है वो अंदर रसोई में है बेटा, वही तुम दोनों पति पत्नी पका कर खा लो। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करती हूँ। हाँ। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। देखिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न जाने क्यों यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आप चलिए यहाँ से। अरे भाग्यवान, आखिर हम कहाँ जाएंगे? तुम तो जानती हो उस सरपंच को बिना उसके पैसे चुकता किए वो हमें हमारे घर में नहीं रहने देगा। आखिर कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं होगा भाग्यवान, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। अच्छा चलो, अब रसोई में जो भी अनाज है उसे पका कर ले आओ, बहुत भूख लगी है भाग्यवान। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। अब और कर भी क्या सकते हैं जी, लेकर आती हूँ भोजन। जिसके बाद रतन की पत्नी अम्मा की रसोई में जाती है। अरे अब कहाँ रखा होगा अनाज? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अरे लगता है इस मिट्टी की हांडी में होगा अनाज। अरे अरे, ये लगता है ये किसी जानवर की हड्डियां हैं। ये अनाज तो नहीं है। आखिर ये यहाँ कैसे आई? तभी वहाँ पर रतन आता है। अरे अरे भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए जी, जानवर की हड्डियां। रतन भी यह देखकर हैरान हो जाता है। हाँ भाग्यवान, ये तो सच में किसी की हड्डियां हैं, लेकिन किसी जानवर की तो नहीं लगती। लेकिन यहाँ इस मिट्टी की हांडी में क्या कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाग्यवान। आधी रात को रतन और उसकी पत्नी आराम से सो रहे होते हैं और तभी अम्मा चुपके से अपने हाथ में एक मिट्टी की हांडी लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर चली जाती हैं। अगली सुबह होती है और अम्मा फिर से अपनी झोपड़ी में नहीं होती। वहीं फिर से गांव वालों की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। इस बार गांव वालों के सामने वही दो चोर लेटे हुए थे जिन्हें रतन ने अम्मा की मिट्टी की हांडी ले जाते हुए देखा था। अरे लगता है इन दोनों को भी उसी जानवर ने मारा है भैया। देखो तो सही, इसका तो सारा मांस ही खा गया वो जानवर। हाय हाय बेचारा, शरीर की सारी हड्डियां तक नोच गया। अरे ये क्या हो गया है हमारे गांव को भैया? किसकी नजर लग गई है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक भी गांव का कोई आदमी नहीं बचेगा भैया। न जाने अब अगला नंबर किसका होगा। सही बोल रहे हो भाई, अब तो एक के बाद एक गांव वालों की ऐसी ही हालत देखने को मिलेगी। हाँ,
पहले अपना कालू लोहार, फिर ये दोनों चोर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो वही चोर हैं जो उस दिन अम्मा की हांडी चोरी करके ले गए थे। अब इनकी ये हालत किसने की? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो न जाने उस जानवर का अगला शिकार कौन होगा। आधी रात होती है। रतन और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी अम्मा आती है और बड़े ही ध्यान से रतन और उसकी पत्नी को देखने लगती है। और तभी वह एक बोरी लेकर आती है जिसमें रतन की पत्नी को लिटा देती है और वहाँ से उस बोरी को खींचते हुए लेकर जाती है। अगली सुबह होती है और रतन अपनी पत्नी को झोपड़ी में ना पाकर हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जिसके बाद रतन अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आती। जिसके बाद रतन की आवाज सुनकर वहाँ कई गांव वाले आ जाते हैं। अरे ओ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भैया, मेरी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। सब जगह देख चुका हूँ, न जाने कहाँ चली गई है। ये गांव तो हमारे लिए अनजान है, फिर कहाँ जा सकती है भला? अरे भैया, तुम्हें तो पहले ही कहा था चले जाओ यहाँ से। क्या जानते नहीं, यहाँ तो बीते दिनों से कोई ना कोई घटना हो ही रही है? हो सकता है तुम्हारी पत्नी को भी वही जानवर उठा कर ले गया हो भैया। अब तो ऊपर वाला ही भला करे भाई। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? है? नहीं नहीं, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं, मेरी पत्नी जीवित है, समझे तुम? अरे भैया, तुम भी ना देख नहीं रहे हो क्या है अपने गांव में क्या हो रहा है? ये सब उस जानवर का ही किया धरा भैया। लेकिन अब तुम्हें क्या ही बोले भैया, जाने दो। जिसके बाद गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। रतन अम्मा की झोपड़ी में जाता है और तभी देखता है कि अम्मा कुछ लकड़ियाँ लेकर झोपड़ी में आती हैं। अरे आ गई अम्मा, तुम? कब से तुम्हारी राह देख रहा था। न जाने मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब तुम ही बताओ अम्मा कि मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो। अरे अरे बेटा, लगता है तो फिर से इन गाँव वालों की बातों में आ गया है। अरे आखिर कहाँ गई होगी तेरी पत्नी? आ जाएगी, इतनी क्यों चिंता करता है? अच्छा, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ। आधी रात हो जाती है, लेकिन रतन की पत्नी वापस नहीं लौटती। तभी रतन देखता है कि वह अम्मा चुपके से अपनी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी की हांडी लेकर जा रही है। तभी वह देखता है कि वह अम्मा जंगल में एक बूढ़े तांत्रिक के पास जा रही है, जो जंगल के एक पेड़ के नीचे अपनी आराधना में लीन होता है। ये लीजिए बा, और इंसान की हड्डियाँ मैंने इस मिट्टी की हांडी में एकत्र कर ली हैं। अब बस कुछ ही समय की बात है, फिर मुझे वो खजाना तो मिल जाएगा और मैं हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी ना बाबा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने कुछ ही समय में हमें खूब सारी इंसानों की हड्डियां दे दी, तो अवश्य ही बस कुछ और ही इंसानों की हड्डियां शेष हैं। उसके बाद तुम्हें वो अपार खजाना मिल जाएगा और तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी और हमें मिलेगा सबसे शक्तिशाली होने का वरदान। हाँ, बस रतन की पत्नी को अपना शिकार बनाना है बाबा। कल मैं उसे अपना शिकार बना लूंगी। हाँ, जिसके बाद उसकी हड्डियां लाकर मैं आपको दे दूंगी, जिसके बाद मैं सबसे खूबसूरत और धनवान हो जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। कल हम स्वयं तुम्हें वो खजाना दे देंगे। हाँ हाँ। रतन यह सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये अम्मा ही वो जानवर है जो गांव वालों को मूर्ख बना रही है। मेरी पत्नी के प्राण संकट में है, अब मुझे कुछ करना होगा। इस दुष्ट अम्मा की सच्चाई पूरे गांव के सामने लानी ही होगी। हाँ। अगली सुबह अम्मा जंगल में जाती हैं। जंगल के बीच कुछ दूरी पर, जहाँ पहले से ही काफी सारी लड़कियां पड़ी होती हैं, और तभी अम्मा उन्हीं लड़कियों को अपने हाथों से हटाती हैं। रतन चुपके से यह सब कुछ देख रहा होता है और रतन यह देखकर हैरान हो जाता है कि उन्हीं लड़कियों के बीच बेहोश अवस्था में उसकी पत्नी लेटी होती है। हाँ, तू ही है अब मेरा आखिरी शिकार। अब बस शाम होने का इंतजार है, जिसके बाद मैं तुझे मार दूंगी। हाँ, और तेरी हड्डियां लेकर उस तांत्रिक बाबा को दे दूंगी, जिसके बाद मैं सबसे जवान, सबसे हसीन और सबसे धनवान। अच्छा, तो यहाँ है मेरी पत्नी। नहीं,
मैं इस अम्मा की सच्चाई सबके सामने, पूरे गांव वालों के सामने लाकर ही रहूंगा और कुछ नहीं होने दूंगा अपनी पत्नी को। शाम के वक्त अम्मा फिर से रतन की पत्नी के पास आती हैं और यह देखकर हैरान हो जाती हैं कि रतन की पत्नी के मांस के टुकड़े और कुछ हड्डियां चारों ओर पड़ी हुई हैं। अरे अरे, ये क्या हुआ? लगता है कोई जानवर रतन की पत्नी को खा गया। अरे अरे, अब इसकी ये सिर्फ कुछ ही हड्डियां बची हैं। इन्हें ले जाकर तांत्रिक को देना होगा। हाँ, देना होगा, नहीं तो मैं कभी जवान नहीं हो पाऊंगी। जिसके बाद अम्मा अपने हाथ में फिर से एक मिट्टी की हांडी लिए उस तांत्रिक के पास जाती हैं। ये लीजिए बाबा, मैं ले आई कुछ और इंसानी हड्डियाँ। अब तो आप खुश हो और अब तो मैं हमेशा के लिए जवान और धनवान हो जाऊंगी ना। अरे वाह वाह, लाओ दो हमें, आज तो तुमने हमें बहुत खुश कर दिया। लाओ लाओ, ये इंसान की हड्डियां हमें दो। अब हम तुम्हें अवश्य ही अपनी शक्तियों से जवान कर देंगे और खजाना देंगे, इतना खजाना कि तुम सबसे धनवान बन जाओगी। और तभी तांत्रिक अपने हाथ में वह हांडी लेता है और सूंघता है तो गुस्से से लाल हो जाता है। हमसे होशियारी करती है, ये किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डियां हैं। मूर्ख, हमें मूर्ख समझती है। आज हमारी तपस्या पूरी होने वाली है, लेकिन तूने हमारे साथ छल करना चाहा। नहीं, आज हमारी तपस्या पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुझे ही अपना शिकार क्यों ना बनाना पड़े। ऐसे ही इंसानी हड्डियों से आज मेरी तपस्या पूरी होगी। नहीं नहीं बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो रतन की पत्नी की ही हड्डियां लेकर आई थी बाबा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, न जाने ये कैसे हो गया। नहीं, तू नहीं बच पाएगी अब मेरे हाथों से। तभी तांत्रिक एक तलवार से अम्मा को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग अपने हाथों में आग की मशाल लिए रतन और उसकी पत्नी के साथ आते हैं। ओए रुको तांत्रिक, ओए, अब हम तुझे तेरी तपस्या पूरी कराते हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया इस तांत्रिक के कहने पर किया। हाँ, छोड़ दो मुझे। तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है दुष्ट अम्मा। आज तो तुम मेरी पत्नी को भी मारकर इसकी हड्डियां इस तांत्रिक को दे देती। अगर मैं वहां पर अपनी पत्नी की जगह पर जानवरों की हड्डियां न रखता तो तू मेरी पत्नी को अपना शिकार बना चुकी होती अभी तक, जैसे बाकी गांव वालों को अपना शिकार बनाया। हाँ, अच्छा, तो ये सब तूने किया है, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया इस तांत्रिक के कहने पे किया। इसने मुझे कहा था अगर मैं कुछ दिनों तक इंसानों की हड्डियां लेकर इसे दूंगी तो ये मुझे अपनी शक्तियों से खजाना देगा। हाँ, खूब सारा खजाना, जिसे पाकर मैं सबसे धनवान हो जाती। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, तो ये बात है दुष्ट अम्मा। इस तांत्रिक की बातों में आकर तूने गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया है। तुम दोनों को अपने किए की सजा अवश्य ही मिलेगी। हाँ, इस अम्मा और तांत्रिक को पुलिस के हवाले ही कर देना ठीक होगा भैया। अब तो वही इन्हें सजा देंगे। अच्छा, तो ये सब इन दोनों का किया कराया है। गांव के लोगों को यही मार रहे थे। इस ढोंगी तांत्रिक को तो हम कितने समय से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ आया है। अब चलो जेल में करना तपस्या, और तुम भी दुष्ट अम्मा वहीं धनवान होना। चलो। अमावस्या की काली रात और एक घना जंगल, चारों ओर चंगाधार आवाज करते हुए उड़ रहे थे। भेड़िए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मानो वो किसी बात का जश्न मना रहे हो। वहीं जंगल की एक पहाड़ी पार गुफा थी। गुफा के अंदर से जोर जोर से मंत्र बोलने की आवाज आ रही थी। भूतम रक्त पिशाचम वृतिकाचिकम, भूतम रक्त पिशाचम वृतिकाचिकम। गुफा के अंदर एक औरत जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे और अपना चेहरा ढका हुआ था, वह एक शव के चारों ओर खून छिड़क रही थी और शव भी पूरी तरह काला था, मानो कई सालों से सड़ी हुई लाश हो। और उस शव के बाजू में एक और इंसानी बच्चा था जो बेहोश था और वो औरत लगातार मंत्र पढ़ी जा रही थी। तभी वहां दिव्या और एक बूढ़ी औरत आती है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जो करना चाहती हो उसमें कभी सफल नहीं हो पाओगी।
ये सुनते ही वो काले बुरखे वाली औरत गुस्सा हो गई और उसने अपने चेहरे से बुरखा हटा दिया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और बदन पर छाले पड़ गए थे और वो गुस्से से उन दोनों की ओर देखने लगी। दिव्या और बंटी सगे भाई बहन थे। 1 साल पहले ही दिव्या के माता पिता कहीं गायब हो गए थे। पुलिस को ना ही उनकी लाश मिली, ना ही उनके होने का कोई सबूत। और माता पिता के गुम होने के बाद वो अपने अंकल के पास रहने लग गई थी। अंकल के घर थोड़े दिन रहने के बाद उसके अंकल को भी यूएस जाना पड़ा था अपने काम के लिए। लेकिन इस अनजान शहर में दिव्या और बंटी को अकेला छोड़ना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। यूएस जाने से पहले वो दिव्या और बंटी को उनके हक का घर देना चाहते थे, जिससे कि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ दिन छानबीन करने के बाद उनको पता चला कि कलहरी गांव में दिव्या के पिता दिनेश का एक बड़ा बंगला है जो कई सालों से बंद है। दिव्या के अंकल ने सोचा कि वो बंगला दिव्या और बंटी के नाम कर देंगे तो आगे जाकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रहने के लिए। इसलिए उन्होंने कलहरी गांव जाकर वो बंगला देखा और उसकी साफ सफाई करके वो बंगला दिव्या और बंटी के नाम किया। देखो बेटा, अब मुझे ना चाहते हुए भी यूएस जाना पड़ रहा है। मुंबई में तुम्हारा अपना खुद का कोई घर नहीं था, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ। अंकल, क्या ये हमारा घर है? हाँ बेटा, ये तुम दोनों का अपना खुद का घर है। तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो। अंकल, आप भी यहाँ रुको ना हमारे साथ। बेटा, मन तो बिल्कुल भी नहीं है तुम दोनों को ऐसे अकेले छोड़कर जाने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर दिव्या के अंकल वहां से निकल गए। थोड़ी देर के बाद एक औरत वहां आई, काले रंग का घाघरा चोली पहने हुए, हाथों में चूड़ियां, नाक में नथनी, माथे पर काले रंग की बड़ी बिंदी। दिव्या उसे देखकर एक पल के लिए घबरा गई। उसने दिव्या से कहा कि उसका नाम मंजरी है और उनके अंकल ने ही उसको तुम दोनों की देखभाल के लिए यहाँ भेजा है। लेकिन अंकल ने तो हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंकल जल्दी में थे ना, शायद भूल गए होंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बंटी का दूध पीने का वक्त हुआ है, उसके लिए आप प्लीज दूध ला दीजिए। ठीक है, आप दोनों कमरे में जाओ, मैं बंटी के लिए दूध और तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। दिव्या बंटी को लेकर ऊपर कमरे में चली गई। मंजरी किचन में दूध लाने के लिए गई। मंजरी दूध गर्म कर ही रही थी कि तभी किचन की खिड़की में एक काली बिल्ली आ गई। वह मंजरी की तरफ देखकर जोर जोर से आवाज करने लगी। मंजरी ने गुस्से से उस बिल्ली की ओर देखा। बिल्ली घबराकर खिड़की से बाहर कूदकर भाग गई। फिर मंजरी ने दूध का ग्लास भरा, फिर ग्लास के ऊपर से हाथ फेरती हुई कुछ मंत्र पढ़ने लगी। दूध का रंग लाल हो गया और कुछ पल में फिर से सफेद हो गया। मंजरी दूध और बिस्किट लेकर दिव्या के कमरे में गई और बंटी को दूध पिलाया। दूध पीने के बाद बंटी की आंखें लाल होने लगी। ये देख मंजरी मन ही मन हंसने लगी। अरे बंटी, क्या हुआ? तुम चुपचाप क्यों हो? कुछ नहीं। ठीक है, अब तुम सो जाओ। दिव्या और बंटी सो गए। आधी रात को दिव्या को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। दिव्या घबराकर उठ गई। उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई है और वहां से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही है। दिव्या उठी और खिड़की के पास गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है जो दिव्या की तरफ ही देख रही थी। दिव्या उसे देखकर घबरा गई और उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में आकर सो गई। अगले दिन उसने मंजरी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। तुम उससे क्यों मिली थी? मैं मिली नहीं थी, बस खिड़की से देखा था। इसके बाद मंजरी शांत होकर बोली कि देखो दिव्या, वो एक बुरी औरत है, बच्चों को फंसाकर उन्हें मार डालती है। तुम और बंटी उससे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। इस पर दिव्या ने कहा ठीक है। तभी बंटी सीढ़ियों से नीचे आया। उसने मंजरी से खाने के लिए पूछा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मंजरी बंटी के लिए दूध और बिस्किट लेकर आई। बंटी ने गुस्से से वो दूध फेंक दिया। हाँ, मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे मांस चाहिए, मांस। ये सुन दिव्या दंग रह गई। इससे पहले बंटी ने कभी मांस नहीं खाया था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन दूसरी ओर मंजरी ये सब देख मुस्कुरा रही थी। दोपहर को मंजरी बंटी को चुपके से जंगल की ओर लेकर गई। वहां उसने खून से एक घेरा बनाया और उसके अंदर एक आग जलाई
और बंटी को उस आग के सामने बैठाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। फिर उसने एक जिंदा सांप बंटी के हाथ में दिया और उसे आग में फेंकने के लिए कहा। बंटी ने सांप को आग में फेंका। मंजरी बंटी को घर लेकर आई। उसी रात मंजरी ने उस सांप की राख को बंटी के खाने में मिलाया। अब मेरा बरसों का सपना पूरा होगा। अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। बंटी और दिव्या कमरे में सोने के लिए चले गए। आधी रात को बंटी अचानक नींद से जागा और दरवाजे की ओर जाने लगा। दरवाजे की आवाज से दिव्या की आंख खुल गई। उसने देखा कि बंटी रूम के बाहर जा रहा है। बंटी, बंटी कहाँ जा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो दिव्या की आवाज उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। दिव्या बंटी के पीछे गई। उसने देखा कि नीचे हॉल में बंटी और मंजरी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिर मंजरी बंटी को अपने पीछे पीछे घर के बाहर ले आई। ये मंजरी आंटी बंटी को इतनी रात को कहाँ लेकर जा रही हैं? और बंटी भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। दिव्या जल्दी जल्दी उन दोनों के पीछे जाने लगी। वह बंटी को फिर से आवाज देने ही वाली थी कि पीछे से उस बूढ़ी औरत ने दिव्या का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और उसे छिपा लिया। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों खींच के लाई? तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती दिव्या बेटा। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मंजरी कोई साधारण औरत नहीं है। 1000 सालों से जीती आ रही एक रक्त पिशाचिनी है वो। यह सुन दिव्या दंग रह गई। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसके दादाजी इस गांव के मुखिया थे। सारा गांव हंसी खुशी रहता था, लेकिन एक दिन एक रक्त पिशाच और रक्त पिशाचनी हमारे गांव में आ गए और एक एक करके गांव के लोगों को मारकर जिंदा खाने लगे। लोगों में डर फैलने लगा। तब तुम्हारे दादाजी ने एक तांत्रिक की मदद से एक ऐसा अस्त्र बनाया जो उन रक्त पिशाचों को मार सकता था। आज से 90 साल पहले ही आज ही की पूर्णमासी की रात को तुम्हारे दादाजी वो अस्त्र लेकर उन रक्त पिशाचों को मारने के लिए गए थे। पिशाचों, आज मैं तुम सबका खात्मा कर दूंगा और अपने गांव की रक्षा करूंगा। रक्त पिशाच और उसके दादाजी के बीच में एक भयानक लड़ाई हुई, लेकिन हार ना मानते हुए दादाजी ने वो अस्त्र रक्त पिशाच के सीने के आर पार कर दिया। रक्त पिशाचनी तो वहां से भाग गई। सब गांव वालों को लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हारे दादाजी की लाश उनके कमरे में मिली, आधे मांस में। तो क्या दादाजी को उस रक्त पिशाचनी ने मार डाला? और अब वो मेरे भाई को भी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रक्त पिशाचनी का सामना अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। जिस वंश के लोगों ने उस रक्त पिशाच को मारा है, उसी वंश के बच्चे की बलि से वो फिर से जिंदा हो जाएगा। बूढ़ी औरत दिव्या को उस गुफा में लेकर गई। रक्त पिशाचनी ने अपना आधा जला हुआ चेहरा दिखाया। दिव्या उसे देख घबरा गई, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे हिम्मत दी लड़ने की। रक्त पिशाचनी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। उसने बूढ़ी औरत पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। दिव्या ने पीछे से एक अस्त्र निकाला। ये वही अस्त्र था जिससे दादाजी ने रक्त पिशाचनी को मारा था। अस्त्र देख रक्त पिशाचनी डर गई। बुराई की कभी जीत नहीं होती, पहले भी नहीं हुई थी और आज भी नहीं होगी। ऐसा कहकर दिव्या ने वो अस्त्र रक्त पिशाचनी के सीने के आर पार कर दिया।